हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट शेयर्स। अब ये जो टर्म है शेयर मार्केट, सभी ने सुना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ये भी सभी ने सुना है। लेकिन अगर मैं शेयर की बात करता हूं, इस बड़े सी दुनिया के अंदर सबसे पहला, सबसे बेसिक, फंडामेंटल टर्म है शेयर। शेयर हमेशा किसी न किसी कंपनी का हम खरीदते हैं। अब वो कंपनी अलग अलग फील्ड में काम कर सकती है। हो सकता है कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री में हो सकता है कोई ऑयल इंडस्ट्री में हो सकता है कोई मेटल इंडस्ट्री में हो, या हो सकता है कोई कंपनी बैंकिंग का काम करती हो। तो अलग अलग फील्ड हो सकती है, और इन्हीं अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो कंपनीज काम कर रही है, उन्हीं के हम शेयर्स परचेज या फिर सेल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर, ये शेयर जो है, ये टर्म का मतलब क्या है? ये शेयर हम लोग जो खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है? तो शायद आप सभी ने, इंडिया में बहुत पॉपुलर शो चल रहा है, दैट इज शार्क टैंक, ये सभी ने देखा होगा। अब शार्क टैंक में कुछ बेसिक बातें होती है, उनको मैं यहाँ पर बिल्कुल रिलेट करूंगा, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि अधिकतर लोग जो भी थोड़ा सा भी फाइनेंस के बारे में समझना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपने रुपए को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा शार्क टैंक तो देखा ना हो, लेकिन कम से कम एक एपिसोड जरूर देखा होगा। और अगर आपने वो एक एपिसोड भी देखा होगा तो उसमें से कुछ टर्म्स ऐसी जरूर आप सभी जानते होंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर बहुत स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बट ये बिल्कुल आप सभी जानते होंगे कि भैया किसी भी कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सब बेसिक टर्म्स बिल्कुल आप जानते होंगे। हाँ, अगर कहीं कोई ऐसे स्पेसिफिक टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं बिल्कुल आप लोगों को वहां पर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बट चलिए, अभी फिलहाल मेरी कोशिश ये होगी कि एक जनरली कॉमन इंसान भी मेरी बातें समझ पाए, शेयर होता क्या है ये चीज वो समझ पाए। लेट अस सपोज एक कंपनी है, कंपनी का नाम हम लोग लिख देते हैं XYZ। ठीक है, वो कंपनी अपने उस सेक्टर में काम करती है, वो सेक्टर कोई भी हो सकता है। बट कंपनी को कुछ काम करने के लिए एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस जनरेट करनी पड़ती है, प्रोडक्ट या फिर सर्विस जनरेट करनी पड़ती है। प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए उसको चाहिए रॉ मटेरियल्स, और सर्विस जनरेट करने के लिए उसको चाहिए कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉइज को कंपनी देती है सैलरी, जबकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए इनपुट, दैट इज अगेन मनी। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या तो रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा, मशीनरी ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, या फिर एम्प्लॉइज ज्यादा वहां पर हायर करने पड़ेंगे, और हो सकता है दोनों ही वहां पर करने पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंपनी के अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो उसमें सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर जो आता है, अगर वो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो उसको रॉ मटेरियल वहां पर एक्वायर करना होगा, या फिर हो सकता है कि उसको अपने एम्प्लॉयज इंक्रीज करने पड़ेंगे। या इसी के अलावा फिक्स्ड एक्सपेंसेस में अगर मैं बात करूं, हो सकता है उसको एक नई बिल्डिंग, लैंड एक्वायर करना हो। ये दोनों ही कामों में खर्चा लगने वाला है, रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी भी कंपनी को अपने आप को एक्सपैंड करना है, उसको रुपये की नीड पड़ेगी। अब वो रुपया इनिशियली जो भी कंपनीज के ओनर्स खुद से लगा रहे हैं, बोरो नहीं कर रहे हैं, है ना, किसी से ये नहीं बोल रहे कि भैया आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो उस कंपनी को बोल दिया जाता है एज द बूट स्ट्रैप कंपनी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कंपनी का कोई भाग किसी को बेचा नहीं है। जो भी रुपया था उसने या तो बैंक से लोन लेकर लिया था, या फिर उसने खुद की सेविंग्स को
इन्वेस्ट करा था। मैं बात कर रहा हूं कंपनी के मालिक की। तो उस केस में कंपनी का 100% प्रॉफिट लॉस सब कुछ शेयर किसका है? कंपनी के ओनर्स का है। हो सकता है भैया सिंगल ओनर हो सकता है पार्टनरशिप में चल रही हो कंपनी। ठीक है सर। तो अगर मैं किसी भी कंपनी में बात कर रहा हूं बूटस्ट्रैप कंपनी, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है वहां पर? उस कंपनी के ओनर्स की। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी यहां पर एक्सपैंड करना चाहती है तो उसके पास दो तरीके थे। पहला तरीका क्या है कि भैया वो जाए और बैंक से लोन ले ले। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यहां पर है कि भैया वो अपने कंपनी का कुछ परसेंटेज किसी इन्वेस्टर के पास जाए और उस कंपनी का कुछ परसेंटेज उस इन्वेस्टर को दे दे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर एक एक इन्वेस्टर के पास ओनर जाएगा, जैसा शार्क टैंक में देखने को मिलता है, उसमें ओनर का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और प्लस साथ ही साथ वहां पर एक बड़ा चंक अपनी कंपनी का मिनिमम 1%, 2%, 10%, 25% तक आप सभी ने देखा होगा जो इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है। मतलब एक बड़ा शेयर कंपनी का देना पड़ता है, पार्टनर बनाना पड़ता है उस केस में अगर वो इन्वेस्टर के पास जाकर रुपया ले रहे हैं। ठीक है। तो एक बात तो यहां पर साफ समझ में आई कि किसी भी कंपनी को चलने के लिए चाहिए मनी, और मनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसको या तो वो बैंक में जाकर लोन ले सकता है, या फिर देखो सबसे पहला काम जो वो करेगा वो अपनी खुद की सेविंग्स का यूज करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर इंसान के पास सेविंग्स इतनी ज्यादा हो, है ना। और सेविंग्स को इकट्ठा करने में टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। मुझे यहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो बिजनेस है, उसको एकदम से इंक्रीज करना है, तो सेविंग्स काफी नहीं होती। लोन्स बैंक अगर दे रहा है तो वो भी बहुत लिमिटेड देगा। इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो इन्वेस्टर ऑब्वियस सी बात है कंपनी के अंदर एक बड़ा शेयर डिमांड करेगा और इन्वेस्टर के पास जाने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। इन सब को कट शॉर्ट करने के लिए यहां पर अगर कोई कंपनी बड़ी हो रही है या बड़ा होना चाहती है तो वो कंपनी जाती है पब्लिक, पब्लिकली जाती है और पब्लिकली पब्लिक से रुपया डिमांड करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि पब्लिक से डायरेक्टली रुपया डिमांड कितना किया जाए, और क्या वो जो डिमांड है वो एकदम फेयर है? क्या जो लेन देन हो रहा है वो सारा लेन देन फेयरली हो रहा है, लीगली हो रहा है? पब्लिक के पास, हर एक पब्लिक इंडिविजुअल के पास क्या उसका प्रूफ है कि उसने इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी के लिए? ये सब बातों का ध्यान रखने के लिए यहां पर होता है एक एक्सचेंज बोर्ड। अब ये एक्सचेंज बोर्ड हो सकता है एनएसई हो, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, या फिर बीएसई हो। ये दो बहुत बड़े बोर्ड है हमारे इंडिया में, एक्सचेंज बोर्ड्स, जो कि पब्लिक से रुपया लेते हैं और उसका एक रिकॉर्ड रखते हुए कंपनी का शेयर उसको प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो पब्लिक कंपनी को और कंपनी को यहां पर रिलेट करने का काम कौन करता है? एक एक्सचेंज बोर्ड करता है। एक्सचेंज बोर्ड किस तरह के होते हो, मैंने दो नाम यहां पर इंडिया के आपको बताए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी सबसे पहले जाएगी एक्सचेंज बोर्ड के पास, है ना, और एक्सचेंज बोर्ड में अपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी। एक्सचेंज बोर्ड को लगेगा कि हाँ भाई कंपनी ठीक है, पब्लिक जाने लायक है, ऑथेंटिक है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा और फाइनली वो पब्लिक को बोल देगी कि भैया आप यहां पर इस कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो। अच्छा, पहली बार अगर कोई कंपनी के शेयर्स मार्केट में पब्लिक के सामने आ रहे हैं तो उसको बोल दिया जाता है, बहुत सारी टर्म्स होने वाली है यहां पर, लेकिन हर एक टर्म को आप एक सीक्वेंस में सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसीलिए वो पूरा सीक्वेंस में ब्रेक नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर पहली बार जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को तो उसको बोल दिया जाता है एज आईपीओ। और आईपीओ को हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
तो यहां पर ये बात क्लियर होती है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक जाती है और पहली बार पब्लिक को अपना शेयर खरीदने के लिए ऑफर करती है तो उसका क्या निकलता है, आईपीओ निकलता है। आईपीओ क्या होता है, ये चीज आई होप शायद समझ में आई। दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर बहुत टाइम बाद आपने देखा होगा ऐसा यूट्यूब पर कि मैं एक एक चीज आपको लिख कर बता रहा हूं। रीजन कि देखिए किसी भी मार्केट में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको धुरंधर बनना है तो बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। और आपने बचपन से किन बेसिक्स को फॉलो किया है, आपने बचपन से स्कूल लर्निंग्स देखी है। स्कूल लर्निंग्स में क्या होता था, बोर्ड पर आपको टीचर बताता था, एक एक चीज आप लिखते थे रिवाइज करते थे, तो वहां पर एक अच्छा स्कोर आ पाता था आपका स्कूल के एग्जाम्स में। यहाँ पर भी आप इसी तरह से समझेंगे, पहले इनिशियली बिल्कुल आपको बेसिक ही फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे बोलेंगे नहीं नहीं, शेयर मार्केट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। भाई प्रैक्टिकल करना है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के पहले अपना थियोरिटिकल अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। प्रैक्टिकल भी करेंगे, अपने चार्ट्स में डायरेक्टली हम लोग वहां पर ट्रेड्स भी लेंगे, लेकिन क्या आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे, उसके पहले बेहतर है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल यहां पर अगर आप कर रहे हो बड़ा खतरनाक है। क्यों, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना शेयर मार्केट में, तो वहां पर आपका रियल मनी लगा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि अधिकतर जो यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स आते हैं या ट्रेडर्स आते हैं, वो बेसिक्स, वो थ्योरी नॉलेज पर उतना ध्यान देते ही नहीं है। अब देते क्यों नहीं है, क्योंकि सिखाने वाले कभी भी थ्योरी नहीं सिखाते, उस तरीके से सिखाते ही नहीं है जिस तरह से आप लोग स्कूल में सीखते थे, कॉलेजेस में सीखते थे। क्या कोई स्टूडेंट का डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन होता है, नहीं ना, उसके पहले वो स्कूल पास करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज पहले लिख कर बता रहा हूं, फिर हम जाएंगे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल में भी डायरेक्टली फील्ड पर नहीं उतरेंगे, डायरेक्टली अपना रुपया लेकर नहीं उतरेंगे। उसके पहले क्या करेंगे, कॉलेज ग्रेजुएशन पास करेंगे, है ना। तो पहले स्कूल लेवल सीख लीजिए, फिर कॉलेज ग्रेजुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम समझेंगे कि भाई मार्केट में जो चार्ट्स है वो कैसे चलते हैं, उन चार्ट्स को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, कब मार्केट में आपको एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, उसको आप पहले थ्योरेटिकली सीखेंगे, उन चार्ट्स को देखकर जो ऑलरेडी बन चुके हैं, है ना। और उसके बाद फाइनल फील्ड पर उतरने की बारी होती है, अपना रुपया लेकर, अपना कैपिटल लेकर। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, कोई स्कूल भी नहीं जा रहे, कोई कॉलेज भी नहीं जा रहे, डायरेक्टली रुपया लेकर उतर जाते हैं अपने मार्केट में, और वहां अपने रुपये को खो देते हैं। क्योंकि आपको डायरेक्टली फील्ड पर नहीं उतरना, पहले क्या करना है, बेसिक समझने हैं, उसके बाद चार्ट पर एप्लीकेशन देखनी है, उस चार्ट पर जो कि ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद अगेन इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप में आप क्या करोगे, आप इंटर्नशिप में करोगे उस जो आपने ऑलरेडी बने हुए चार्ट पर सीखा है उसको लाइव चार्ट पर अप्लाई करके देखोगे विदाउट योर एक्चुअल मनी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करेंगे, कुछ दिन आप लाइव चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, जरूरी नहीं है ट्रेड करो ना करो, लेकिन ऑब्जर्व करो कि जो आपने सीखा है क्या उसको आप अप्लाई करते हो तो एग्जैक्टली वैसा ही आउटकम मिलता है जो आपने सोचा है ना। इंटर्नशिप, और उसके बाद फाइनली आता है कौन सा काम, जब आप अपना खुद का कैपिटल लेकर उतरते हो मार्केट में रिस्क लेने के लिए, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। लेकिन वहां तक की बातें, रिवॉर्ड तक की बातें करें हम लोग, डायरेक्टली फील्ड में उतरने की बातें करें, उसके पहले इंपॉर्टेंट है पूरा बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज, और वो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को दूंगा। धीरे धीरे स्टेप वाइज इंक्रीज करेंगे हम हमारा लेवल को, और फिर फाइनली हम लोग करेंगे ट्रेड्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल समझेंगे यहाँ पर। आई होप शायद समझ में आया कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती। अब समझते हैं कि सर ये आईपीओ में जो आता है वो आता है शेयर्स। कोई भी कंपनी क्या ऑफर करती है, शेयर्स ऑफर करती है। लेकिन अब सवाल ये आता है शेयर्स कितने ऑफर करती है, तो बात को समझिएगा। किसी भी कंपनी का अगर लेट सपोज ये एक सर्कल है, जो सर्कल मैं मान लेता हूं ये टोटल 100% है कंपनी का,
तो इनिशियली जब तक कोई कंपनी ने ना ही कोई इन्वेस्टर को कोई ऑफर दिया है ना, और ना ही वो अभी तक पब्लिक गई है, तो जनरली क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी ने ना ही किसी इन्वेस्टर के साथ अभी तक कोई भी डील करी है ना, बूट स्ट्रैप कंपनी की बात कर रहा हूं, तो 100% किसके पास होगा, कंपनी के ओनर्स के पास होगा, पार्टनर्स के पास होगा, है ना। लेकिन लेट अस सपोज इनिशियली क्या होगा, पूरी की पूरी कंपनी किसके पास होगी, तो पूरी की पूरी कंपनी होगी विद द ओनर्स, विद द पार्टनर्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इनिशियली पूरी की पूरी कंपनी किसके पास है, विद द ओनर्स और विद द पार्टनर्स, ठीक है। लेकिन जब वो आईपीओ निकालेगी तो अपने पूरी कंपनी का कुछ परसेंटेज पब्लिक को ऑफर करेगी, ठीक है। तो पूरी कंपनी का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज उन्होंने पब्लिक को ऑफर कर दिया। लेट अस सपोज कि उन्होंने ऑफर करा है सिर्फ 25%। कितना दिया उन्होंने, 25%। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी यहां पर ओनर्स के पास कितना बचेगा, जल्दी गेस करके बताओ। ओनर्स के पास अभी बचा होगा सिर्फ और सिर्फ 75%। कितना बचा है, 75%। तो भाई बाकी बचा हुआ जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई उन्होंने पब्लिक को ऑफर करा, तो वो पब्लिक को ऑफर करा कितना है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 25%। सो दिस इज पब्लिक, कितना है, ओनली 25%। अब बात को समझना, यहां पर कंपनी अभी तक तो रियलिटी में चल रही थी, है ना, कि भैया रियलिटी में हमारी कंपनी का इतना प्रॉफिट इतना लॉस हो रहा था। वैल्यूएशन कंपनी का कब होता है, जब कंपनी को बेचा जा रहा हो, जब कंपनी का कोई शेयर बेचा जा रहा हो। वैल्यूएशन कंपनी का लगाना बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक में, जब वहां पर बैठे शार्क जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन करते ऑन द बेसिस ऑफ कि कंपनी का पास्ट टर्नओवर क्या रहा था, प्रॉफिट क्या रहा था, एक्सपेंसेस क्या है उस कंपनी के, ये सब बातें पूछते हैं वहां पर इन्वेस्टर शार्क टैंक में। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां कंपनी का लगाया जाता है वैल्यूएशन। बट सवाल यह है, क्या वो वैल्यूएशन कहीं रियल वर्ल्ड में दिख रहा है, मतलब लेट अस सपोज कि अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन है 10 करोड़, तो क्या सच में ओनर्स के पास 10 करोड़ है, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर वो वैल्यू दी है किसने, इन्वेस्टर्स ने। लेकिन अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर तो चलो एक या दो है, क्या शेयर में इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वो एक या दो है, नहीं। शेयर में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर में इन्वेस्ट करने वाले कौन है, तो दैट इज पब्लिक। और पब्लिक में कितने लोग इन्वेस्ट करने वाले पब्लिक है, तो भैया वो तो लाखों है, हजारों है, करोड़ों है। क्यों, क्योंकि जब मैं ये बोल रहा हूं कि आईपीओ निकाला 25% पोर्शन ऑफ द कंपनी का, तो क्या वहां पर आईपीओ में 10 20 50 100 1000 शेयर ही बेचे जाएंगे, नहीं। इस 25% के लिए हो सकता है 1 करोड़, या फिर हो सकता है 10 मिलियन, या हो सकता है 100 मिलियन शेयर्स यहां पर पब्लिक को ऑफर किए जाए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वो 25% को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 100 मिलियन शेयर में, तो एक शेयर का कितना भाग हो जाएगा, एक शेयर का भाग हो जाएगा 25% वैल्यू ऑफ कंपनी। ध्यान रखना, पूरी कंपनी में वैल्यूएशन निकला है उस कंपनी का, 25% वैल्यू ऑफ कंपनी को डिवाइड किया गया है 100 मिलियन शेयर्स में। बात समझ रहे हैं। और अब इस एक शेयर का भाव क्या होगा, क्योंकि 100 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब 10⁻⁶, 10 लाख। तो अगर 100 मिलियन शेयर्स है, इसका मतलब समझ रहे हैं वहां पर होगा कम से कम 10 करोड़। तो 10 करोड़ छोटे 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 भाग है, जिसको आप शायद ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे अगर 10 करोड़ सामने होंगे भाग तो। इसीलिए बोला जाता है कि भैया शेयर का मतलब पार्टनरशिप नहीं होती। क्यों, क्योंकि भैया अगर आप शेयर खरीद रहे हो 2 5 10 50 1000 100, उसका कोई मायने नहीं। क्यों, क्योंकि वो 25% या 20% का 10 करोड़वा भाग होगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली कंपनी में।
लेकिन हाँ उसकी वैल्यू है मार्केट में। कौन से मार्केट में? शेयर मार्केट में। ठीक है, तो जब आप शेयर खरीदते हो तो दैट इज नॉट द पार्टनरशिप ऑफ द कंपनी। बहुत छोटा सा पार्ट है वो, जिसकी एग्जैक्टली कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। हाँ बिल्कुल वैल्यू है अगर आप अपने एक्सचेंज बोर्ड के पास जाते हो और बोलते हो कि भैया ये कंपनी के शेयर है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो वैल्यू है वहां पर एक्सचेंज बोर्ड के पास। ठीक है, चलिए अब सवाल ये आ जाता है यहां पर कि किसी भी कंपनी का मैं एक शेयर खरीद रहा हूं, ये बात तो समझ में आ रही कि भैया एक शेयर पार्टनरशिप में बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसकी एक्चुअली रियल कोई वैल्यू नहीं बनती है कंपनी में, लेकिन हाँ उसकी वैल्यू है एक वर्चुअल दुनिया में जहां पर वैल्यूएशन किया गया है उस कंपनी का। ठीक है, चलिए सर बात समझ में आती है। लेकिन अब इस कंपनी का जो शेयर है उसका भाव क्या होगा, ये कैसे तय होता है? बहुत सारे फैक्टर्स है। देखिए ये सारी बातें जानना जरूरी है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बिल्कुल आप लोगों को, लेकिन ये बातें बताने वाला कोई होगा नहीं जो एग्जैक्टली बता पाए आपको। ठीक है, इसलिए सुन लीजिए यहां पर क्या कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात समझिएगा कि ये कोई कंपनी में अगर मैं बोल रहा हूं कि कंपनी का इतनी वैल्यूएशन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इतना रुपया उस कंपनी के ओनर्स के पास है। नहीं, ये वैल्यूएशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल मार्केट के अंदर उसका भाव तय हो रहा है। अब वो वर्चुअल मार्केट के अंदर जो भाव है वो कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वो वर्चुअल मार्केट में कैसे भाव ऊपर नीचे होता है, तो आप वहां पर रुपया अपना खो सकते हो। तो कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहला फैक्टर, किसी भी कंपनी का शेयर जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। फंडामेंटल्स मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स का मतलब क्या है? जो पूछा जाता है शार्क टैंक में, क्या क्या पूछा जा सकता है किसी भी कंपनी के बारे में, तो दैट इज कि भैया उस कंपनी का प्रॉफिट क्या है, उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, मतलब उस कंपनी ने टोटल बिजनेस कितने करोड़ का किया है एक साल में, है ना। इसी के अलावा उस कंपनी के एक्सपेंसेस क्या है, भैया जो प्रॉफिट है उसने निकाला है, उस प्रॉफिट निकालने के लिए उसने कितना एक्सपेंस किया है ना। अच्छा, उस कंपनी के पास सही में कुछ कुछ रुपया है, कहीं उसने रुपया लगाया है, तो दैट इज कैपिटल अमाउंट। अभी खैर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ मूव नहीं कर रहा हूं, बट फंडामेंटल्स का मतलब बता रहा हूं। तो ऑब्वियस ही बात है इन सबके बेसिस पे आपको कंपनी का वैल्यूएशन करना चाहिए। ये बात तो साफ समझ में आती है कि भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा करनी चाहिए। उसने कैपिटल ज्यादा लगाया है, मतलब उसने ज्यादा जमीन खरीदी है या फिर ज्यादा मशीनरी खरीदी हुई है, तो उसके बेसिस पे आपको ज्यादा भाव लगाना चाहिए उस कंपनी का। ठीक है सर, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आपको भाव कम लगाना चाहिए उस कंपनी का। समझ में आ रही है बातें? तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग फंडामेंटल्स नहीं सीख रहे। बट ये पक्की बात है कि फंडामेंटल्स एक फैक्टर है, एक बड़ा मेजर फैक्टर है किसी भी कंपनी का शेयर का भाव तय करने में। दूसरी बात, चलिए आगे देखते हैं यहां पर सेकंड। देखिए कैटेगरी है, फंडामेंटल सिर्फ एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स आएंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तब वहां पर वो सारे फैक्टर्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दूसरा दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो भैया यहां पर बात समझिए। दूसरा फैक्टर होगा दैट इज इमोशंस। इमोशंस का मतलब क्या है? देख कई बार होता है, जैसे अब इंडिया में मेक इन इंडिया की लहर चल रही है, अगर कोई कंपनी इंडिया में ही सारा काम करती है, हमारा एक इमोशन जुड़ जाता है उस कंपनी के साथ। बिल्कुल समझ में आ रही है बात? अच्छा, लेट अस सपोज कि ऑलरेडी एक बहुत बड़े बड़े घराने हैं हमारे यहाँ बिजनेस के, रिलायंस का कोई शेयर है, कोई चाहे सब्सिडरी कंपनी है ना, तो उस सब्सिडरी कंपनी में मेरे को जहां रिलायंस नाम दिख जाता है, भरोसा आ जाता है कि यार ये बहुत बड़ा ग्रुप है, रिलायंस कंपनी का कोई भी नया शेयर आएगा उसमें मेरे को लगाने में रुपया डर नहीं लग रहा, है ना। समझ में आती है बात? अच्छा, कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर मेरे को समझ में नहीं आता कि यार ये बिजनेस है क्या, बिल्कुल एक इमोशन है।
डर का, बिल्कुल हो सकता है जो मेरे को बिजनेस समझ में नहीं आता वहां पर रुपया लगाने में मेरे को डर लगे, उसका शेयर खरीदने में मुझे डर लगे। अच्छा, इमोशंस, इसके अलावा लालच का भी इमोशन आता है बहुत बार लोगों को। नहीं भाई, मेरे को तो शेयर खरीदना ही खरीदना है, ये मुझे दिख रहा है कि यार ये शेयर का भाव ऊपर जाने वाला है। बिना कोई सोचे, बिना कोई बेसिक आधार के लोग रुपया उस कंपनी में लगा देते हैं, क्या सोचकर कि नहीं भाई रुपया डबल हो जाएगा, रुपया बढ़ जाएगा। इमोशन है, कोई उसका बेसिक आधार नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ रीजन नहीं है, फिर भी हमने रुपया लगा दिया। किस लिए? लालच में। हमने जबरदस्ती रुपया निकाल दिया वहां से, क्यों? क्योंकि डर लग रहा था। कोई रीजन नहीं है उसका, सॉलिड रीजन। ठीक है, तो इमोशंस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बात समझो। हो सकता है आपका इमोशन बोलता है कि यार इस कंपनी में रुपया लगाना चाहिए, हो सकता है किसी और का इमोशन क्या बोलता हो, नहीं भाई बहुत प्रॉफिट हो गया, चल रुपया निकाल लेता हूं। तो क्या इमोशंस को कोई रोक सकता है? नहीं, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना। देखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अभी ऐसा लग रहा हो कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस, लेकिन बिल्कुल इनकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कई बार मार्केट में ऐसा कुछ होता है जिसका कोई बेसिक रीजन होता ही नहीं है। वह क्यों किसी कंपनी का मार्केट डाउन हो गया, कोई ऐसा न्यूज भी नहीं आई, न्यूज तो बल्कि पॉजिटिव थी, लेकिन फिर भी उस कंपनी का भाव क्या दिख रहा है, शेयर मार्केट में डाउन हो रहा है। रीजन क्या? इमोशंस। जबकि इमोशंस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए बिल्कुल यहां पर लिख देता हूं दैट यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स इमोशन। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है किसी भी कंपनी के शेयर को अफेक्ट करने वाला, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स इमोशंस। ठीक है, धीरे धीरे मैं यहां पर उस तरफ मूव करूंगा जो आप चाहते हो, है ना। लेकिन डायरेक्टली वहां पहुंच जाए कि भैया प्रॉफिट मिल जाएगा यार, सर कम भाव पे खरीद लेंगे, ज्यादा भाव पे बेच देंगे, डायरेक्टली वो बातें नहीं करनी। क्योंकि वो बातें अगर डायरेक्टली करी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसके पहले आप लोगों को सीखनी चाहिए। ठीक है, और ये बात मैं बिल्कुल आप लोगों को बोलूंगा। देखिए, एक नई सीरीज चालू करी है मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर। अगर आप सही में प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स आए होंगे इस वीडियो को देखने, तो ये देखिए, इस सीरीज को आप सिर्फ तभी फॉलो करें जब आप तैयार हो जाए। तैयार का मतलब क्या? तैयार हो जाए सीखने के लिए। और अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो जितना आपने इसके पहले सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, चाहे किसी के वीडियोज से एक्सपीरियंस करा है, चाहे आपने खुद एक्सपीरियंस करा है, उस सबको भूल कर आइएगा। तभी इन वीडियो से आपको एक्चुअली लर्निंग्स मिलेंगी। ठीक है, खैर चलिए, अभी थर्ड फैक्टर की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, बहुत बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। शायद हो सकता है वीडियोस लंबे हो, लेकिन ये हम लोग कोशिश करते हुए चलेंगे कि कुछ भी छूटे नहीं। बिकॉज शेयर मार्केट में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, वहां पर दाव में लगा होता है आपकी सेविंग्स। समझना बात को, दाव में लगा होता है आपकी सेविंग्स। और वो सेविंग्स कमाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है ना, पूरी स्कूलिंग करी है, कॉलेज पास किया है, कुछ सालों की नौकरी करी है, तब जाके वो सेविंग्स इकट्ठा हुई थी। तो बरसों की मेहनत की जो सेविंग है उसको एकदम से इन्वेस्ट करके आपको जीरो नहीं होने देना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ाना है। बढ़ाना किस रेट पर है, ये भी इस पर डिपेंड करेगा कि आपने सीखा शेयर मार्केट को कितने अच्छे से। इसीलिए इन लर्निंग्स को, इन वीडियोस को, चाहे ये वीडियोस लंबे क्यों ना हो जाए, आपको स्किप नहीं करना। आपको सारी बातें सीखनी है, सारी बातें नोट करनी है। और ये बात याद रखना, जो बातें आपको वीडियो में अभी मैं बता रहा हूं वो बातें आपको याद भी होनी चाहिए। तो अब याद कैसे रहेगी? तो भैया जैसे मैं यहां पर आपको एक एक चीज लिख लिख कर दे रहा हूं, कोशिश करना है कि आप भी लिखे। और अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते तो कम से कम एटलीस्ट इन लेक्चर्स का जो मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, एटलीस्ट उन पीडीएफ को आप संभाल करके रखें, ताकि आप बार बार रिवाइज करें। क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस पे पूरी लेक्चर सीरीज बन जाती है। तो पहला जो मैंने फैक्टर लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ही मैं यहां पर आपको 20 से 25 घंटे का कंटेंट दे सकता हूं कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कैसे एनालाइज किए जाते हैं किसी कंपनी के बारे में, है ना।
तो फंडामेंटल्स एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर। इमोशंस, जिसको कोई नहीं समझ पाया, तो कई बार ऐसा बिल्कुल इमोशंस, मार्केट के इमोशंस बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं जो आप ना समझ पाओ। तो इमोशंस को बिल्कुल ध्यान रखना है। तीसरा फैक्टर यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा फैक्टर, दैट इज न्यूज। न्यूज मार्केट में किसी भी कंपनी के बारे में फैलाई जाती है, ये बात समझिएगा। अब न्यूज कैसी होगी? पॉजिटिव न्यूज आई, जैसे लेट अस सपोज आपको ऐसा पता चला कि भैया इस फलाना फलाना बैंक के इतना प्रॉफिट हुआ, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, इस कंपनी में सही में प्रॉफिट होता है, मुझे इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो प्रॉफिट जैसे न्यूज में आया, आपको लगेगा कि हाँ भाई, शेयर खरीदना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, मिल सकता है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो न्यूज आपके पास जो आ रही है वो ताजी है या फिर बासी है, वो न्यूज रियल में एग्जिस्ट करती है या फिर फेक न्यूज है। बहुत सारी बातें हैं, न्यूज भी अलग अलग तरह की है जो मार्केट में आप लोगों तक पहुंच पा रही है, पहुंची है खुद से या पहुंचाई गई है। तो न्यूज पे भी 100% भरोसा करना है नहीं करना है, इस पर भी डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर है। चलिए चौथी बात, चौथी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखनी है जब आप ट्रेडिंग करते हो, तब ये बिल्कुल अफेक्ट करती है, एंड दैट इज पेंडिंग ऑर्डर्स। दैट इज पेंडिंग ऑर्डर्स। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी आर्टिकल की बात कर लेते, लेट अस सपोज आप मार्केट जाते हो सेब खरीदने। अब एक स्पेशल वैरायटी, एक स्पेशल स्पीसीज ऑफ एप्पल मार्केट में आया है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो स्पीसीज, वो वैरायटी ऑफ एप्पल आपके शहर के मार्केट में बहुत कम आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत कम होगा मार्केट में और उसको लोग लेना चाह रहे हैं, पहले से लोगों ने बोल दिया कि भैया मेरे को वो एप्पल खरीदना है, जब भी आ जाए बता देना। अब उसको लेने वाले लोग बहुत ज्यादा है और मार्केट में उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका भाव मार्केट में बहुत ज्यादा होने वाला है ना? तो भाव, प्राइस कितना ज्यादा या कम होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि भैया सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है। अब डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गेम है ना? लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूं पेंडिंग ऑर्डर्स, तो पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या है? जो पहले से लोगों ने अप्लाई करके रखे थे कि भैया इस भाव पर मैं खरीदूंगा, तो ऑलरेडी पहले से बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन अब बुकिंग हुई है और उसके पहले ही भाव ऊपर या नीचे चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है उस भाव पर अगर है नहीं तो वहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। वो ऑर्डर अभी वेट कर रहा होगा कि भैया इस भाव पर आएगा तो मैं खरीदूंगा या बेचूंगा। अब क्योंकि वहां पर वेटिंग में ऑलरेडी एक भाव, एक ऑर्डर लगा हुआ है उस भाव पर, उस प्राइस पर, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? एज द पेंडिंग ऑर्डर। अब सवाल यह है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स कितने बड़े हो सकते हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो डायरेक्टली करोड्स ऑफ मनी इन्वेस्ट करने के लिए वेट कर रहे थे कि भैया इस भाव पर मेरे को शेयर खरीदने हैं, जिसके बारे में ना आपको पता है ना मुझे पता है। और पेंडिंग ऑर्डर्स जैसे ही एग्जीक्यूट होंगे, लेट अस सपोज, समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने बोल दिया था पहले ही कि भाई जैसे ही कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज पर आएगा, मेरे 1000 करोड़, ठीक है, अब 1000 करोड़ आपको लगेगा कि बड़ा अमाउंट है, नहीं भाई, 10,000 करोड़ मेरे इन्वेस्ट कर देना इस कंपनी में, ऐसा भी हो सकता है। अब बात को समझिएगा, मार्केट का इस कंपनी का शेयर धीरे 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 डाउन आ रहा था, लेकिन जैसे ही 100 करोड़ पे पहुंचा, पेंडिंग ऑर्डर था उस कंपनी का, किसका? इन्वेस्टर का, कि भाई इस कंपनी में मेरे 10,000 करोड़ लगा देना। अब जैसे ही 10,000 करोड़ लगे 100 पर, जैसे ही उस कंपनी का शेयर प्राइस आया,
10,000 करोड़ से उस शेयर को परचेज कर लिया गया। अब जैसे ही यहां पर परचेज करा तो क्या देखने को मिलेगा, दैट बायर्स आर मोर देन सेलर, यस और नो। और जहां पर भी खरीदार ज्यादा होते हैं बेचने वालों से, है ना, बेच कौन रहा होगा, सप्लायर। खरीद कौन रहा है, जिसको डिमांड है ना। तो यहां पर उस शेयर की क्या हो गई, एकदम से 10,000 करोड़ के शेयर खरीदने वाला इन्वेस्टर आ गया, है ना। और वो इन्वेस्टर कैसा था, जिसने पहले से ही सोच के रखा था कि 100 रुपीज के प्राइस से मुझे खरीदना है। तो आपको अभी तक क्या लग रहा था कि 100 रुपए के भाव पर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब प्राइस डाउन जाएगा। लेकिन 100 करोड़ पर एकदम से पेंडिंग ऑर्डर था जो आपको दिखा नहीं, आज तक दिखेगा। कैसे पहचाने पेंडिंग ऑर्डर को, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन 100 रुपए के भाव पर ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर था 10,000 करोड़ का। लगा जैसे ही, क्या दिखा मार्केट को कि भाई अब बायर्स बहुत ज्यादा है। और जहां बायर्स ज्यादा होते हैं, खरीदार ज्यादा है, सप्लाई कम है, एकदम से उस कंपनी के शेयर में क्या देखने को मिलेगा, राइज देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो पेंडिंग ऑर्डर सप्लाई और डिमांड वाली जो बातें हैं ना, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, खास करके इन द शॉर्ट टर्म चेंज इन द प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर। जबकि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में कौन अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, फंडामेंटल्स। तो आई होप शायद कुछ बातें यहां पर क्लियरली समझ में आई होगी आपको कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी में, तो आपको किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दैट आर फंडामेंटल्स। अच्छा, न्यूज किसको अफेक्ट करती है, न्यूज मेनली अफेक्ट करती है शॉर्ट टर्म प्राइस ऑफ द शेयर को। मतलब कुछ टाइम, कुछ एक दिन या कुछ आवर्स के लिए शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे हो सकता है बाय द न्यूज। या मीडियम टर्म के लिए भी बिल्कुल यहां पर न्यूज अफेक्ट कर सकती है। कुछ महीनों तक के लिए हो सकता है कुछ न्यूज फैलाई जाए कि भैया ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी बहुत अच्छी है। इमोशंस भी बिल्कुल शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पेंडिंग ऑर्डर की, तो पेंडिंग ऑर्डर जो है वो जनरली शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेडिंग। ठीक है। चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना है, इन 4 फैक्टर्स में से, दैट इज पेंडिंग ऑर्डर्स। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना है, फंडामेंटल्स। ठीक है। फंडामेंटल्स के अलावा न्यूज और इमोशंस पे भी ध्यान देंगे, लेकिन बहुत कम। शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, कुछ दिनों के लिए आप होल्ड करते हो किसी कंपनी का शेयर, किस पर ध्यान देना होगा आपको, पेंडिंग ऑर्डर्स, न्यूज पर, इमोशंस पर। ठीक है। क्योंकि इमोशंस के लिए तैयार रहना है, बिकॉज आप किसी के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी का मन है खरीदने का तो वो खरीदेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। किसी का मन है कि नहीं भाई मुझे बेचना ही है, अब किसी को एकदम से जरूरत आ गई रुपये की, उसको लग रहा है कि नहीं यार इस कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे को दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना है, तो क्या आप उसको रोक पाओगे, नहीं रोक सकते। तो इमोशंस एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जिसको बिल्कुल कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स हो आपकी तरह, चाहे एक बड़ी कंपनी क्यों ना हो। एक बड़ी कंपनी भी दूसरी बड़ी कंपनी को रोक नहीं सकती कि अगर उसको बेचना है और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। समझ में आ रही है बातें। तो इमोशंस एक ऐसा फैक्टर है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए हमेशा बोला जाता है दैट शेयर मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इमोशंस हमेशा 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 इन्वॉल्व होंगे आपके शेयर मार्केट में। तो आई होप शायद बात समझ में आई होगी दैट व्हाट आर शेयर, शेयर की प्राइस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है। ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा फ्लो में यहां पर हो सकता है वीडियो लंबा हुआ हो, लेकिन एक एक बात को आपको यहां पर नोट करना है। अच्छा, ये जितने भी यहां पर सीरीज के अंदर वीडियोस हो रहे हैं, इन सभी के पीडीएफ्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते जाऊंगा।
तो उसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर लर्निंग्स मिलती रहे मेरी तरफ से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे टू बिकम अ प्रो ट्रेडर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।